स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का और पेट अभ्यर्थियों का। जो 20 लाख लोग फॉर्म भर के आए हुए उनका सबका स्वागत है। और आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी में प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें 2005 से लेके 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनसे सबसे अध्यायवार 50 क्वेश्चन, पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। और आपको बता दूं पेपर 100% फंसेगा, ये विकायक रहा है हमारा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे सबसे ज्यादा नंबर तो आ ही जाएगा। पहला प्रश्न कौन सा है? पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के डाट डाट स्थल से मिली। पशुपति शिव की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली? वीडियो 2023 का प्रश्न है। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो मेरे बेटा ये मिली कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पशुपति की मुहर में कुल कितने जानवर हैं, या पशुपति की मुहर में कौन सा निम्न में से कौन सा जानवर नहीं है, या कौन सा जानवर है, तो आपको बता दूं पशुपति की मुहर से जो एक सिंहासन टाइप का बना हुआ है उसमें कुल 5 प्रकार के जानवर हैं और जानवरों की संख्या 6 है, जिनमें नीचे 2 हिरण है, एक आमने सामने मुंह करके। क्या है? हिरण है। बाईं तरफ आपके हाथी है, बाईं तरफ आपके हाथी है और बाघ है, हाथी है और बाघ है। दाईं तरफ आपका गैंडा है और भैंस है या भैंसा है। तो 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार के कुल 6 जानवर मिले। कहां से? पशुपति की मुहर से। पशुपति की मुहर सिंधु घाटी में कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। ठीक, चलिए अब ये देखिए पशुपति की जो मुहर है, यहाँ पे क्या कहता है? गैंडा, ये आपका क्या है? ये आपका गैंडा है। ये आपका क्या है? ये भैंसे का चित्र है। ये बाघ है। ये हाथी का चित्रांकन किया गया है और नीचे आमने सामने मुंह करके क्या बनाए गए हैं? 2 हिरण बनाए गए हैं। तो जानवरों की संख्या बेटा 6, जानवरों का प्रकार 5। ज्यादातर जो क्वेश्चन आया है इसमें वो ये पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भी आएगा क्वेश्चन कौन सा जानवर नहीं है, या तो गाय डाला है या तो घोड़ा डाला है। अगला प्रश्न है बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। बनावली वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? ये जितने भी स्थल हैं ये सबके साथ हो सकता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, हड़प्पा कहाँ स्थित है। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो सिंधु घाटी में क्या पॉइंट है? सिंधु घाटी में बेटा पढ़ना क्या है? कुछ स्थल के नाम, वहां से क्या मिला, उसके उत्खनन करता कौन है, उसका समय। इसके अलावा बताओ क्या मिला। और एक और, वह किस नदी के तट पे है? क्योंकि इतिहास की जितनी भी सभ्यताएं होंगी वह किसी ना किसी तट पे होंगी, क्योंकि पानी का साधन तो कुछ था नहीं। तो चलिए बनावली किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। बनावली के साथ हरियाणा में एक बहुत फेमस स्थल स्थित है, राखीगढ़। कौन सा स्थित है? राखीगढ़ भी स्थित है। मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी का कोई स्थल नहीं होगा। गुजरात में आपको बहुत सारे स्थल है, जिसमें फेमस स्थल लोथल, फेमस स्थल सुरकोतरा। राजस्थान में बहुत सारे फेमस स्थल हैं। सबसे फेमस कालीबंगा, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। तो अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अब ये क्वेश्चन एक बार और 2 बार आया है। उसमें क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझा। तो एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में हड़प्पा पे एक मुहर प्राप्त की। एक क्या प्राप्त की? मुहर प्राप्त की। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक थे
और ये क्या प्राप्त की, एक मुहर प्राप्त किए, लेकिन इन्होंने इस सभ्यता को बहुत ध्यान नहीं दिया, छोड़ के आगे बढ़ गए। जब छोड़ के आगे बढ़ गए तो यहाँ पे क्वेश्चन बना कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई, मतलब थोड़ा सा हड़प्पा खुदवा के मुहर मिली, छोड़ दी, आगे बढ़ गए। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कानिघम के द्वारा। और अगर क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा व्यक्ति है निम्नलिखित में से जिसने सिंधु घाटी के महत्व को नहीं समझा और छोड़ के चला गया, तो ए कानिघम लिखा जाता है इनको, ए कानिघम आंसर लिख के आपका आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिलती है? तो जो पाकिस्तान की जो राजधानियां थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की राजधानियां हैं, पाकिस्तान में है दोनों। तो हड़प्पा जो स्थल है यह श्रमिकों से संबंधित था, श्रमिक आवास था, और मोहनजोदड़ो पुजारियों से या पुरोहितों से संबंधित स्थल था। कैसा था? ये व्यापार से संबंधित स्थल था। किससे था? व्यापार से। ये पुजारी और पुरोहित से संबंधित स्थल था, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। इतना तुम्हें सबको पता है, ठीक। उत्खनन करता राखलदास बनर्जी कब हुआ? 1922 में। कहाँ स्थित है? सिंधु के तट पे, पाकिस्तान में, लड़काना में, ठीक है। सब छोटी बात हो जाएंगी। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, महास्थान, सिकंदरिया, नहीं, गुजरात में लोथल। हड़प्पा में वैसे दो बंदरगाह थे, एक गुजरात में लोथल था और दूसरा जो बंदरगाह था वो था सुरकोटदा। सुरकोटदा ये कहाँ था? ये बलूच में था, बलूच में था सुरकोटदा, बलूचिस्तान में। ये भी बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता में दो बंदरगाह थे। कितने बंदरगाह थे? दो। और बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? गोदीवारा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो गोदीवारा का अंग्रेजी में कहते हैं डार्क या नाय चलाने वाला जो होगा, गोदीवारा जो नाय किनारे लगा रहेगा उसे गोदीवारा कहेंगे। तो जहां पे व्यापारिक स्थल या बंदरगाह होगा वहीं पे नाय होगी और वहीं से गोदीवारा होगा, चाहे यहां से या यहां से। फेमस क्वेश्चन हमेशा यहीं से पूछता है। अगला प्रश्न बेटा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, ये तो भी कलकट वाले में भी हुआ है, डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया? अब वो लोग क्या करते थे? मिट्टी का सांचा पहले बना लेते थे, मिट्टी का सांचा बना लिए। अब मोम जैसे पिघलाई जाती है, द्रवी मोम पद्धति, मोम को पिघला के सांचे में डाल दिए, जो बाद में उसको सांचा हटा दी, मिट्टी धुल दी, तो जो चीज सांचे में डालेंगे बन जाएगा। तो यहाँ पे तांबे को पिघला दिया गया, कांसे को, और उसको डाल के बना लिया गया सांचे में डाल के। तो क्या कहते हैं? मोम लपी ढलाई कास्टिंग विधि या द्रवी मोम विधि। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भाग में विभाजित था? अब मैं बार बार नगर की स्थिति जब भी पढ़ाता हूं, नगर की स्थिति, तो मैं बार बार बताता हूं कि हड़प्पा के सभी नगर दो भागों में विभाजित थे बेटा। कितने भागों में विभाजित थे? दो। एक भाग होता था किला और दूसरा भाग होता था निचला भाग। निचला भाग मतलब एक भाग काफी उठा हुआ था, एक भाग क्या था? नीचे था। तो यहाँ पे आवास थे, यहाँ पे सामान्य नागरिक रहते थे, नागरिक आवास थे। यहाँ एक तरफ क्या था? नागरिक आवास था, और एक तरफ किला था, या इसी को हम क्या कहते थे? टीला था, या कह सकते थे प्रशासनिक आवास। प्रशासनिक आवास थे। अब ये दो भागों में विभाजित था। एक भाग आपका ये हमेशा पश्चिम में होता था और ये हमेशा पूर्व में होता था, पूर्व में होता था। तो सिंधु सभ्यता के सभी स्थल लगभग कितने भागों में विभाजित थे? दो में। पश्चिमी किला टीला या प्रशासनिक, निचला या पूर्वी आवासीय नागरिक या जनता के लिए होता था। कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा। तीन भाग में कौन विभाजित था? किला और निचला के बीच में एक भाग था मध्य। कौन विभाजित था? गुजरात का धौलावीरा, जो कहां पे था? गुजरात में आपका हो जाएगा। ये क्या है? इसमें तीन भाग है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मध्य भाग। ये तीन भाग विभाजित इकलौता शहर था। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला, मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेराकोटा कला पर निम्न में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? अभी आपने जस्ट पढ़ा सर, बाघ भी था, उसपे बाघ भी था, गैंडा भी है, हाथी भी है, लेकिन गाय को उस पर दर्शाया नहीं गया है। कोई डाउट ही नहीं इसमें, तो भी जस्ट पढ़ा था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है?
अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखना था इसको हिंदी वाले में, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, लेकिन उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है माउंट ऑफ द डेड। आपको सिर्फ क्या करने के लिए, भरमाने के लिए। जब जो बच्चा नहीं पढ़ के आया होगा, इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी, तो क्या करेगा, माउंट ऑफ द डेड लगा देगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज का भंडारण किया। भैया ऐसा कुछ नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम, ये कहाँ चले गए तुम, गलत ले गए, खत्म करो फिर हटाओ। सिंधु घाटी के लोग कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, नहीं यार, तो ये इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, सिंधु के लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास पैदा की गई है, सबसे मतलब सबसे पहले उत्पादित करने वाले हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी तो नहीं की थी, हड़प्पा की थी। राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो की थी 1921-1922। तब किसने किया? आर.एस. राव। सर आर.एस. राव ने लोथल की थी, लोथल की थी। और आर.एस. बिष्ट ने किसकी की थी? धौलावीरा की थी, धौलावीरा की थी, धौलावीरा की थी। अगला, सिंधु सभ्यता के घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला? घोड़े की हड्डी का अवशेष कहां से मिला? अब घोड़े की हड्डी का अवशेष मिला था भैया सोतकावेंडोर से। कहां से मिला था? सोतकावेंडोर से। वास्तविक घोड़े की हड्डी का अवशेष यहीं से मिला था। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा भैया मिस हो गया है। ठीक है, कहां से मिलेगा? सुरकोतरा, गुजरात से। कहां से मिलेगा भैया? सुरकोतरा से मिलेगा, सुरकोतरा से मिला। ठीक है, सुरकोतरा से मिला। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया भैया? क्वेश्चन पूछ लिया कि घोड़े की मृद मूर्ति कहां से मिली? मूर्ति, तो आप क्या लिखेंगे? लोथल से, लघु मूर्ति। घोड़े की मिट्टी की लघु मूर्ति कहां से मिली? लोथल से। और अवशेष कहां से मिला? सुरकोतरा से। अवशेष कहां से मिला? सुरकोतरा से। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन है, रोपड़ है, यज्ञदत्त शर्मा, लोथल भी है, पाटलिपुत्र तो भैया मगध से संबंधित है, मगध से है, मौर्य से है। ठीक, मगध और मौर्य से संबंधित स्थल शुंग से है। अगला प्रश्न, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त, हम जनपद में आ गए। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम तुमसे बात कर ले। देखो, तैयारी करने का पहला तरीका, तुमने किस टाइप के क्वेश्चन देखे, कहां से क्या मिला? ठीक, एक मिनट समझना तुम मेरी बात को, मैं क्लास नहीं ले रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता, तुमको बहुत लोग ज्ञान देंगे, कुछ नहीं करना है। स्थल उठा लो, सबसे पहला काम स्थलों के नाम, वहां से क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या प्राप्त हुआ। जो स्थल उठाए हो, ये स्थल कहां पे है? स्थल का वर्तमान स्थान, सबसे इंपॉर्टेंट, स्थल का वर्तमान स्थान। तुमको एक पेज बनाओ, हमेशा सिलेक्शन रहेगा, अपने हिसाब से पढ़ो, कोचिंग के हिसाब से नहीं। स्थल कैसा क्वेश्चन आता है? स्थल कहां है, अभी क्वेश्चन देखे। कहां क्या प्राप्त हुआ, ये भी क्वेश्चन देखे। अगला, खोज करता और कब, बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत डीप जाएगा, यही लिख देना किस नदी के किनारे, खत्म सारे क्वेश्चन। सिंधु घाटी समाप्त। 15 लाइन आपको लिखना है, 15 स्थल उठा के 12-13 स्थल उठा के सेट कर लीजिएगा, सारे के सारे सेट समाप्त हो जाएंगे तुरंत। अब अगला प्रश्न आ जाओ, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? अंग, वैशाली, मगध और वज्ज। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। मगध की कहानियां क्या थी? मगध जनपद मतलब वर्तमान का पटना, पटना के आसपास। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ सोन, इसी के संगम पे कौन बसा है? पटना। यहाँ पे पहाड़ियां छोटी छोटी, पंच पहाड़ियां,
तो पंच पहाड़ियों और गंगा तथा सोन के संगम पे बसा था। इसकी उत्तरी सीमा, इसकी पूर्वी सीमा, इसकी पश्चिमी सीमा सब सुरक्षित थी। और इसने क्या किया, यहीं पे विवाह कर लिया। किससे? वाराणसी के राजा की बेटी से। ये भी दहेज में ले लिया, ये भी सुरक्षित हो जाएगा। सबसे सुरक्षित कौन था बेटा? मगध हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? किस जनपद की महाराजधानी पूछा है भैया? सूरसेन जनपद की राजधानी पूछा है। अब वैशाली थी सूरसेन की राजधानी, काशी थी सूरसेन की राजधानी। तो भैया काशी तो सूरसेन की राजधानी थी नहीं, तो था कौन? चंपा थी सूरसेन की राजधानी या मथुरा थी सूरसेन की राजधानी? तो सूरसेन की राजधानी तो भैया मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कौन थी? मथुरा थी। काशी किसकी थी? ये तो वाराणसी की राजधानी थी, या काशी किसको? वाराणसी की राजधानी थी। ठीक। वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी वैशाली थी, वज्जी महाजनपद था। और चंपा किसकी राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, अंग महाजनपद की राजधानी। अब देखो यहां से कैसे स्क्रीनशॉट वाला क्वेश्चन कहां से आएगा? तीनों को मैंने हर प्रकार से रखा है। पहले महाजनपद, राजधानी, और वर्तमान में वह कहां पर है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सबसे पहला अंग महाजनपद, अंग राजधानी चंपा, और चंपा का प्राचीन नाम था मलिन। ये वर्तमान में पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल मुंगेर के आसपास स्थित है। ठीक है। दूसरा महाजनपद कौन सा है बेटा? मगध। राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र हो, क्यों पढ़ना ही रहता है, साम्राज्य बदल जाएगी राजधानियां। तीसरा मल्ल, ये गणतांत्रिक जनपद, ये ध्यान रखना, मल्ल और वज्जी गणतांत्रिक जनपद। राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता दे रहा हूं, फिर पूछूंगा यही। कुशीनगर, पावापुरी। अभी फिर पूछूंगा बेटा यहाँ कौन कौन मरे थे, बता दो कि जनपद मरे थे। वर्तमान में देवरिया और गोरखपुर में कौन सा जनपद था बेटा? मल्ल। नंबर 4 काशी, राजधानी वाराणसी। नंबर 5 कौशल, कौशल, श्रावस्ती उत्तरी और अयोध्या उत्तरी, श्रावस्ती दक्षिणी, वर्तमान फैजाबाद के आसपास। ठीक। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं होता। ठीक। अगला कौन सा है? छठवां पांचाल। पांचाल की दो राजधानी, पांचाल उत्तरी, पांचाल की उत्तरी, पांचाल की दक्षिणी। इसकी ऐच्छत्र एवं काम्पिल, ऐच्छत्र एवं काम्पिल। सातवां कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी हरियाणा का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ। फिर ये आठवां वज्जी, ये भी गणतांत्रिक जनपद है भैया, ये भी गणतांत्रिक है। इसकी राजधानी वैशाली विदेह, या क्या है? वैशाली या विदेह। नौवां जनपद मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर के आसपास। 10वां जनपद वत्स, कौशाम्बी, इसकी इलाहाबाद या बांदा के आसपास। ठीक। 12वां जनपद चेदी, राजधानी सूक्तमती। 13वां जनपद अस्मक, राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान। 14वां जनपद अवंती, उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। 15वां जनपद गंधार, राजधानी तक्षशिला। और 16वां जनपद कंबोज, राजधानी हाटक। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट मार दो, एक बार 2 बार हफ्ते में रिवीजन मार देना, एक क्वेश्चन तय होता है, आ जाएगा। अगला आइए देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 या 16 महाजनपद अभी तुमने। अब बताओ कौन कौन सा वो। तो बेटा अब अगर पूछेगा तो बौद्ध धर्म का साहित्य है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का साहित्य है भगवती सूत्र। जैन धर्म का साहित्य क्या है? भगवती सूत्र। ये दोनों ये जानकारी देते हैं कि कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि जैन साहित्य का नाम बताइए जो बताता है कितने जनपद थे, तो आपको रख लेना 16 जनपद थे बेटा। अगला प्रश्न क्या है हमारा भैया? अगला प्रश्न है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? एक बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, नहीं, नामकरण है वो। बच्चे को सूर्य चंद्र का, नहीं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। किस संस्कार में? उपनयन संस्कार में। किस संस्कार में भैया? उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण कराया जाता है। क्या है उसमें? जब बच्चा जनेऊ धारण, इसी वाले को एक और कहते हैं यज्ञोपवीत।
क्या कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें होता क्या है कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार हो जाता था हिंदू धर्म में, उसके बाद वो सविता मंत्र मतलब गायत्री मंत्र का पाठ कर सकता था और वह मंत्रों का उच्चारण और शिक्षा की तरफ अपना भाग ले सकता था। ये क्या बच्चों को जनेऊ धारण करना। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से लिया गया है? शपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, महाभारत से, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से? अगर मैं यहीं पे चारों वेद के नाम दे देता, चारों वेद के नाम, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब मैं तुमसे पूछूं कि सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया, तब तुम क्या कमेंट करते हैं? अभी मैं आगे समझा रहा हूं पूरा डिटेल, फिर तुम समझना क्या। जैसे मेरे प्यारे भैया, ये है आपका वेद। कितने भाग है वेद के? 4, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। 4 वेद। अब इन्हीं चारों के ब्राह्मण लिखे गए हैं, इन्हीं चारों के अरण्यक लिखे गए हैं, इन्हीं चारों के उपनिषद हैं, इन्हीं चारों के एक एक उपवेद हैं। तो इन्हीं चारों को समझ लो कि अपनी अपनी भाषा में समझाया गया। कोई गद्य में, से ब्राह्मण ने पूरा गद्य में एक्सप्लेन किया है, कुछ लोग गद्य पर दोनों में एक्सप्लेन किया है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सिर्फ चीजों को एक्सप्लेन करना ही है, वैदिक साहित्य ही कहलाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या, मुंडकोपनिषद। अब उपनिषद भी किसका हिस्सा है? वेद का। तो यहाँ पे किसी के 2 उपनिषद, किसी के 3 उपनिषद। तो किसी जो ये मुंडकोपनिषद है, ये भी किसी ना किसी वेद का ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यही बताना है किस वेद का। आगे तुम डिफाइन कर लो, आगे चलते हैं। देखो अभी ये देखो, वेद, वेद का ब्राह्मण, वेद का संयुक्त कितने मंत्र हैं, वेद का उपनिषद, वेद का अरण्य, वेद को पढ़ने वाला, वेद के उपवेद। पहला वेद बेटा कौन सा है? पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण? कौशिकी, ऐतरेय, ये सभी गद्य में है, ध्यान रखना। कितने मंत्र? 1028। उपनिषद कौशिकी, ऐतरेय, उपनिषद कौशिकी, ऐतरेय, अरण्यक, ऐतरेय, कौशिको। इसको पढ़ने वाला पुरोहित होत्र, और इसका उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, और इसके आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति। दूसरा क्या है? यजुर्वेद। दूसरा क्या? यजुर्वेद। यजुर्वेद में तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशोपनिषद, वेदायन उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। इसी कठोपनिषद में बेटा, इसी कठोपनिषद में एक क्वेश्चन आता है, एम और नचिकेता का संवाद। ठीक है, तो ये तैतरीय उपनिषद, कठोर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशो उपनिषद, वेदायन उपनिषद, मैत्रेयी, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज्यादा उपनिषद किस वेद के हैं? यजुर्वेद के। अरण्यक, तैतरीय अरण्यक, वेदायन अरण्यक, शतपथ अरण्यक। और इसको पढ़ने वाले को अथर्वयु, और ऋग्वेद का क्या है? धनुर्वेद। इसके विश्वामित्र हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र हैं। सामवेद, संगीत का जनक, इसके ब्राह्मण पंचविश और छठविश, इसके ब्राह्मण हैं। इतने मंत्र हैं। इसके 2 उपनिषद है, केनो उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। कितने उपनिषद हैं? 2 उपनिषद हैं। अब यहाँ पे जैमिनी अरण्यक, छंदोग्य अरण्यक। इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। क्या कहलाता है? उद्गाता। या इसको, इसके पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता। अब सामवेद का जो उपवेद है क्या है? गंधर्व वेद, नारद मुनि ने लिखा है। अगला क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या है? ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, 6000 मत। मांडुक्यो, प्रश्नो, मुंडको, मुंडको। तो अब मुंडको, इसके पहले का क्वेश्चन मुंडको ही था ना, क्या लिखा था? मुंडको। तो अब मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया? अथर्ववेद से। अगर वहां पे डायरेक्ट वेद दे दिया तो आप क्या करेंगे? अथर्ववेद टिक करेंगे। इसका ब्रह्मा है, इसका कोई अरण्यक नहीं। ये भी क्वेश्चन आया कि कौन सा वेद जिसका कोई अरण्यक नहीं है, तो आप कह देंगे किसका? अथर्ववेद का। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। क्या है? शिल्प वेद, महाराज विश्वकर्मा का दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेद। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक बार रिविजन, क्वेश्चन समाप्त सारे। ठीक, अगला, वेदों का गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया कि गद्य में उसको व्यवस्थित किसमें किया गया है? कुछ में गद्य, कुछ में पद्य, कुछ में पद्य, पद्य में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ब्राह्मण में सिर्फ किसमें किया गया है? गद्य में किया गया। किसमें किया गया बेटा? गद्य में किया गया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, तो सभी। लेकिन ज्ञान के सिद्धांत पे वेद कौन देगा बेटा?
उपनिषद। कौन देगा? उपनिषद। उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन। उपनिषद का विषय क्या है? ज्ञान का दर्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न ऋग्वेद में निम्नलिखित किस देवता की सर्वाधिक महत्ता है? अब जानते हो क्या है वैदिक साहित्यों में, जैसे जैसे पिता शब्द सबसे ज्यादा बार, ऋग्वेद में पिता शब्द सबसे ज्यादा बार है, तो कहा गया कि वैदिक काल पितृ सत्तात्मक था और सिंधु घाटी मातृ सत्तात्मक था। जो जिसका प्रयोग ज्यादा है उसकी बातें ज्यादा। तो पिता शब्द इसमें 350 बार के आसपास आया है। लेकिन पूछ क्या रहा है, किस देवता की सर्वाधिक महत्ता है? तो यहाँ पे बेटा इंद्र जो शब्द है, ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र थे, जो कितनी बार आए हैं? 250 बार आए हैं। और अग्नि कितनी बार आए हैं? अग्नि आए हैं 200 बार। अग्नि 200 बार और इंद्र 250 बार, जिनका अर्थ क्या है? किलों को तोड़ने वाला, पुरंदर। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, जिनका अर्थ क्या था? किलों को तोड़ने वाला या पुरंदर। वर्षा और आंधी तूफान के देवता भी कहे जाते थे। अगला, निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अब यार ये तो उनका अर्थशास्त्र है, किसका? क्या नाम? चाणक्य वाला, इसमें भी है। मनु की मनुस्मृति है भैया, इसमें भी है। मनु की मनुस्मृति भी है। न्याय मीमांसा महर्षि गौतम का है और इसमें भी याद है। तो उपयुक्त सभी। अगला क्या है? शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण का मूल पाठ है। जस्ट अभी तुमको यही बात कहा था, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। कुछ नहीं करो, आ जाओ इसी अपने पेज पे, देखो आप बताओ कि क्या है इसमें। क्वेश्चन क्या है? शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। एक बार आके जल्दी से तुम देख लो। चलो, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। तो यार शतपथ तैतरीय किसका हिस्सा है? ये देखो, यजुर्वेद का। तो तुरंत तुम आ जाओ अपने अगले पेज पे। कहा थे हम लोग? ये देखो, अब किसका हिस्सा वहां पे तुम देखे थे? यजुर्वेद का। तो यहाँ पे तुम टिक कर दो, कौन सा वेद? यजुर्वेद। तुरंत आपको क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी ये क्या है? अच्छा ये देखो, ये मेरी नोट थी, मैंने एक्सप्लेन किया। देखो ध्यान से, ऋग्वेद दिख रहा है कि नहीं? बहुत साफ लिखा था, मैंने कहा आपको दिखा दो, क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। पूरी नोट्स अपडेट भी नहीं किया था मैंने। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, कितने ब्राह्मण हैं? 2। ऐतरेय कौशिक को। ऋग्वेद की कितनी आरण्यक है? 2। ऐतरेय कौशिक को। कितने उपनिषद है? ऐतरेय उपनिषद, कौशिक उपनिषद। यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। तैतरीय आरण्यक, शतपथ आरण्यक। तैतरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, वेदनारायण उपनिषद, ईशो उपनिषद, कठोपनिषद। 5 उपनिषद है। वहां पे 6 एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि 12-13 का कंफ्यूजन होता है। ठीक, ये प्राचीन बहुत सारी नोट था, तब हम लोग 12 मानते थे। 12 माना जाता है प्रमाणिक। ब्राह्मण, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश, षड्विश, जैमिनी। सामवेद का आरण्यक छंदोग्य, जैमिनी। और उपनिषद का क्या? छंदोग्य और केनो। ठीक, मार्गदर्शक साथ। तुरंत आगे आ जाओ। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? वनरक्षक का पेपर है मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कमेंट करके बता दो। चलो, वर्तमान में पुराणों की संख्या कितनी है और इनके रचयिता कौन है मतलब। तो भैया पुराणों की संख्या है 18। क्या है? 18। इसके लेखक हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। क्या है? इनके बेटे हैं। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा किसके बेटे हैं? लोमहर्ष के बेटे। दोनों लोगों ने मिलकर क्या लिखा है? 18 पुराण लिखे। सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य है और सबसे नवीनतम पुराण आपका स्कंद है। सबसे नवीनतम पुराण आपका कौन सा? स्कंद है। ये किस शैली में लिखे गए? भविष्यत शैली में लिखे गए। किस शैली में लिखे गए हैं? भविष्यत शैली में लिखे गए। अगला, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है। तो अभी आपने पढ़ा उपवेद। अब उपवेद में आपने धनुर पढ़ा, आयुर् पढ़ा, शिल्प पढ़ा। यहाँ पे आयुर् भी है, धनुर भी है, शिल्प भी है। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है शिल्प भी। लेकिन योग वेद नहीं है, योग वेद नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योग वेद मेरे भाई हो जाएगा। अगला, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वैदिक देवता इंद्र आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे। उनको पुरंदर कहा जाता था, किलों को तोड़ने वाला, जीतने वाला आर्य। लेकिन ये वो जो है वर्षा और चक्रवात के भी देवता माने जाते थे। वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते थे। यहाँ पे देवताओं की ग्रुप है, जैसे कि पर्जन्य,
किसके देवता थे। तो एक बार आप हल्का सा जहां पे पढ़ेंगे एक बार देख लीजिएगा, भूलने का चांस यहाँ पे कम रहता है। ठीक है, अगला, स्तूप का अर्धवृत्ताकार, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। अब आप आइए दिखा दें पहले स्तूप। अब इसके पहले स्तूप होता कैसे है। ये है आपका बेटा सांची का स्तूप। अभी इसके पहले दिल्ली पुलिस का शायद पेपर था, उसमें तोरण द्वार पूछा था सारनाथ स्तूप का, 4 मैंने बताया था। अब ये जो गेट देख रहे हो तुम, ये जो गेट बना हुआ है ये स्तंभ है, इस पे डिजाइन किया गया है। ये देखो गेट है ये पूरा, ये क्या है, तोरण द्वार है, तोरण द्वार है। तो सांची स्तूप में कितने तोरण द्वार है, 4 तोरण, सॉरी सारनाथ स्तूप में 4 तोरण द्वार है। अब ये जो है, ये जो एरिया है इसे अंड कहा जाता है स्तूप का, इसे क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर, अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर क्या रखा है भैया, ये जो देवताओं के रहने का स्थान बनाया गया, देखते हो ये, इसे क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। और ये ऊपर ये जो लाइन है डंडी, ये यति कहलाती है और इसे छत्र कहते हैं, स्तूप का छत्र कहते हैं। ये आपका तोरण द्वार है, ये आपका क्या होता है, पदक्षिणा होता है, ये अंड होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हर्मिका आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंड के ऊपर का देवताओं के रहने का स्थान, ये जो स्थान से क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं भैया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था भूमि स्पर्श मुद्रा में। इसके पहले जस्ट यही पेपर में शायद पेट का था ना, इसको मैं चित्र बना के दिखाया था। जब अलती पलती मांगे गौतम बुद्ध इस अवस्था में बैठे हैं एकदम बढ़िया से। यही क्या है, कौन सी अवस्था है ये, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। यही पे क्या हुआ था, धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगीति कई बार पढ़ा चुका यार, अकाक, रावलपाक, मस्सामू, पिटक विभाजन, पिटक विभाजन। तो कहां पे हुई थी, राजगिरी में हुई थी। इसके पहले पेट का क्वेश्चन था, चर्चा भी हुआ है मेरे भाई। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, पुनपुन पे, गंगा पे, गंडक पे या निरंजना पे। तो तुम तुरंत बता दोगे किस पे, निरंजना नदी के तट पे प्राप्त हुआ था। पेट का पेपर जो कि सॉल्व करा चुका हूं। अब देखो, गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन का जो पहला उपदेश है क्या, धर्म चक्र परिवर्तन था, और इसको नाम दिया था सारनाथ में। ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक नहीं, त्रिपिटकों में से नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई। कितनी संगीति हुई, 4 संगीति हुई। पहली संगीति में 2 पिटक बने, सूत पिटक, विनय पिटक। और तीसरी संगीति में एक पिटक और आया, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों देख लो, ये पिटक नहीं है। अब लेकिन सूक्त पिटक का विषय क्या है, अगर तुमसे पूछेगा सूक्त पिटक, तो सूक्त पिटक में गौतम बुद्ध के प्रवचन है। क्या है बेटा, प्रवचन है। विनय पिटक का विषय क्या है, विनय पिटक में गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म संघ के, बौद्ध संघ के नियम है। क्या है, बौद्ध संघ के नियम है। अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक विश्लेषण है। ये अशोक ने जब कराया था उसका दार्शनिक विश्लेषण है। ठीक, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। 2 बार आया हुआ प्रश्न है, रिपीट तो 100% होना, आपकी बार रिपीट होगा क्वेश्चन, कहाँ सुनाएंगे हमेशा। तो बोध हो गया, कुशीनगर, राजगिरी और वैशाली। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे कि ध्यान रखना, कुशीनगर। अब अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि गौतम बुद्ध को किस जनपद में क्या प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो आप क्या जवाब देंगे, तब आप जवाब देंगे मल्ल। तब आप क्या जवाब देंगे, किस जनपद में, कुशीनगर के जनपद में, मल्ल जनपद में है। उसमें क्या है, देखते हैं 34। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। 3 बार आया हुआ प्रश्न, ध्यान से देखो, 3 बार आया हुआ और कुछ नहीं है प्रश्न में। हिमालय का मकबरा था उस समय पे, कुतुब मीनार थी उस समय, लाल किला था, तो बचा क्या, महाबोधि मंदिर समूह। ये महाबोधि मंदिर समूह गया में है। कहाँ पे है, गया में। यहाँ पे बाद में अशोक ने क्या करवा दिया, मंदिरों का निर्माण करवा दिया। यहीं से क्या किया था,
अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया। देखो 3 बार आया हुआ, कुछ सिर्फ समझ के क्वेश्चन निर्धारित है भैया। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न भैया हमारा, क्या बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? तो आज देखिए पढ़ा जाए पहला, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। तीसरा, क्योंकि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध यहाँ निर्माण, तो क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे। अगला, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया, नहीं गया में। गौतम बुद्ध ने जन्म स्थान, नहीं लुम्बिनी। भगवान सारनाथ महा, नहीं पावा कुशीनगर जय गौतम बुद्ध, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया। अगला प्रश्न, अगला है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ जाम्बिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ये बिहार में है, ठीक। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, ये पेट का क्वेश्चन था, कर्म नहीं है, वैराग्य नहीं, निष्ठा नहीं, अहिंसा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अहिंसा है। अगला क्या, मनुष्य के जीवन में सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जो प्राप्त किया था किसने? महावीर स्वामी। जिसके बाद क्या कहलाए थे? जिन कहलाए थे। अगला, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर मेरे भैया ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे, जो जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में हुआ था। एक बार प्रश्न 1-2 बार आया हुआ है कि अयोध्या राजा राम के पहले अयोध्या किस महापुरुष के नाम से जानी जाती थी? तो हम क्या कहते हैं? ऋषभ देव के नाम से। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि सभी जैन तीर्थंकरों को, जो सबसे 24 को नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 24 को नहीं लिखना है, 99% आरो कोई एग्जाम होगा इसमें से मैं कहता हूँ गारंटी फंस जाएगा, लोअर पीसी साहब इसी में से रहेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ, उन्हीं का नाम है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। क्या है? बैल या वृषभ है। द्वितीय अजीतनाथ। द्वितीय कौन है भैया? अजीतनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? गज या हाथी है। गज या हाथी है। तृतीय शंभनाथ है। शंभनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व या घोड़ा है। अश्व या घोड़ा है। चौथे कौन है? चौथे अभिनंदन नाथ है। ये क्वेश्चन रात आ गया, अभिनंदन नाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कप या बंदर है। कप या बंदर है। पांचवे कौन? सुमित नाथ है भैया, सुमित नाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रोच या सारस। क्रोच या सारस, ध्यान रखना। दसवें शीतलनाथ श्रीवत्स। शीतलनाथ श्रीवत्स, ठीक। अगला देखते हैं 10वें। 13वें विमलनाथ वराह। किसका प्रतीक चिन्ह वराह है भैया? विमलनाथ का। कौन से है? 13वें। 15वें धर्मनाथ वज्र। 19वें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, इनको लोग कुछ में महिला कहते हैं, कहीं कहीं पे पुरुष। जो जैनों का विभाजन हुआ है जैन धर्म का श्वेतांबर दिगंबर में, एक महिला कहेगा, एक पुरुष। इसको आप पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे क्या है? महिला मल्लिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। ये क्या? 21वें नेमिनाथ, नीलोत्पल या नीलकमल। 22वें अरिष्ट नेमी। 22वें कौन है? अरिष्ट नेमी। प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। 23वें पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह क्या? ये पहले ऐतिहासिक है। कौन पहले ऐतिहासिक है? पार्श्वनाथ। और 24वें मतलब अंतिम महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक किसके? जैन धर्म के। महावीर स्वामी के जैन धर्म के में आने से पहले जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? निग्रथ। क्या कहा जाता था? निग्रथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रथ कहा जाता था। निग्रथ कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न, 3 शिक्षाएं दी जाती हैं, उन्हें निर्वाण के मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? वो बेटा है सम्यक। यहाँ पे सही लगा है, सही का मतलब सम्यक। सम्यक क्या? सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ होता है सम्यक विश्वास। दर्शन का सम्यक विश्वास। दूसरा क्या? सम्यक ज्ञान। और तीसरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और तीसरा क्या? सम्यक आचरण। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे विश्वास, पथ, आचरण सही, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या सही? सम्यक विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर था ये। चलिए
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? तो यहाँ पे कौन है? मौर्य सम्राट अशोक है जिसका नाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। इसके बाद यह उपाधि किसने धारण किया? तो अशोक का पौत्र था दशरथ। कौन धारण किया? दशरथ ने प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। अगला, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। कौन थे लेखक? मेगास्थनीज थे। कब भारत में आए थे भैया? 399 के 399 से इनका टाइमिंग नहीं है भैया, 304 से 299। कब इनकी टाइमिंग है? 304 से। किसके समय पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आए। चंद्रगुप्त मौर्य के। फाहियान किसके समय पे आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त काल में। ये किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? अब आपको पता है कि अशोक ने अपने पूरे प्रांत को, पूरे संघ को 5 प्रांतों में बांट दिया था। कितने प्रांतों में बांट दिया था भैया? 5 प्रांतों में। तो 5 प्रांत की राजधानियां क्या थी? अलग अलग थी। तो देखते हैं 5 प्रांत की जब राजधानियां अलग अलग थी तो इनकी राजधानियां क्या है? यहाँ पे देखिए 5 प्रांत है। पहला प्रांत, दूसरा प्रांत, तीसरा प्रांत, चौथा प्रांत, 5वां प्रांत। पहला प्रांत उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। ये कर्नाटक में था। ये कर्नाटक में था। ये पाकिस्तान चला ही गया। अवंती राष्ट्र मध्य जहां पे था, अवंती राष्ट्र। उज्जैनी एमपी का उज्जैन। और प्राची मध्य जहां पे स्वयं रहा करता था। पाटलिपुत्र जहां पे स्वयं उसकी राजधानी कहां थी? प्राची या प्राची, पाटलिपुत्र। और जिसको जीत के लाया था किसको? कलिंग। राजधानी क्या थी? तोसली। राजधानी क्या थी? तोसली। ठीक है, तोसली। तो यहां किसका पूछ रहा है? कलिंग का पूछ रहा है। क्या बता देंगे हम लोग? तोसली। क्या बता देंगे? तोसली बता देंगे। ये भी राजधानी, ये भी राजधानी, ये भी राजधानी, सब प्राची आपको बता दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लंबा टाइम हो गया यार। अशोक के चिन्ह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में से अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध वो रहा है निर्माण अभिलेख में, वो रहा है स्तंभ। सबसे प्रसिद्ध क्या रहा है? स्तंभ। और जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है, उस स्तंभ पे ऊपर क्या बना है? चतुर्भुज मुख से चारों तरफ मुख के शेर बना हुआ है। वो कहाँ है? सारनाथ में है, जिसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ये भारत में है, किया गया सारनाथ में, धौली में भी किया गया। शाहबाज गढ़ी जो है ये पाकिस्तान में है। शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अशोक ने खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। यही पे क्वेश्चन आप नेट पे सर्च मार के देना, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन बताना कि अशोक ने लिपि लिखवाना या अभिलेख लिखवाने की परंपरा को किससे सीखा था, किससे लिया था? वो उस विदेशी शासक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये किसमें लिखवाया है? खरोष्ठी में और ब्राह्मणी में लिपि लिखवाया है। ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में और अरमाइक लिपि में। ये क्वेश्चन बनता है इससे कि वह कौन सी लिपि है, वह कौन सी अभिलेख है जिसमें 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है, या खरोष्ठी, ब्राह्मणी और अरमाइक। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? उदाहरण क्या है? स्तंभ। इसका क्या है? स्तंभ जो लेख है वो सबसे क्या है? सर्वोत्तम माना जाता है भैया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक। तो भैया कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन कामरूप इसके उसमें नहीं था। 2 एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है मेरा आज का, बृहद सांची स्तूप किस काल में से संबंधित है? सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? सांची का स्तूप संबंधित है आपका भैया मौर्य काल से। इस प्रकार से मौर्य तक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होने थे, 49 क्वेश्चन बेटा पूरे हो गए हैं। ये किसके हैं? यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी के एक बार आप देख लीजिए, 99% क्वेश्चन रिपीट होंगे और कल फिर 50, मतलब आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। कैसे? अध्यायवार। तो आप लोगों को पसंद आए तो अंगूठा वाला बटन दबा दिया करो, इंगेज दिखा दिया करो और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।